नमस्कार दोस्तों। आ गया तुम्हारा भाई पावलव का अगला पार्ट लेके। पहला पार्ट अपन ने डिस्कशन कर ली है। अब इसके बारे में जो रह गया था शेष वो अगले पार्ट में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण की। अब विलोप या विलोपीनीकरण अपन ने देख लिया था पहले। अब बात करते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण की। उद्दीपक सामान्यीकरण होता क्या है? देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, मिलती जुलती परिस्थितियों के प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह पूर्व में अनुभव कर चुका है। इसकी छोड़िए, अब सीधी सीधी हिंदी भाषा में समझिए कि बच्चा जो पहले देख चुका है या बच्चे के साथ जो घटना पहले घट चुकी है, वो आगे की घटना अगर उससे मिलती जुलती अगर घटना घटती है तो बच्चा उससे उसको क्या है, पीछे वाली घटना से क्या करता है, रिलेट करने लगता है कि अरे अरे कुत्ता है मेरे सामने, अगर ये मेरे को भूंस रहा है, क्योंकि वो पहले भी भूसा था कुत्ता और उसने काट लिया तो इसका मतलब वो अनुमान लगाने लगे कि आज कुत्ता भूस रहा है तो वो इसका मतलब हो सकता है मेरे को काट ले। काहे कि उसके साथ एक पहले भी घटना घट चुकी है कि कुत्ता भूसा था और उसने काटा था, और आज कुत्ता भौंक रहा है और उसको काट लेगा। ये एग्जाम्पल फिट नहीं हो रहा है। देखिए, एक इसके नीचे उदाहरण भी दे रखे हैं। वे है तो एग्जाम्पल सही, बट समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। अब देखते हैं। एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभने पर चोट पहुंची तो अब वह किसी भी लाल वस्तु से डरने लगा। यानी कि लाल गुलाब का जो कांटा था वो उस बच्चे को लग गया। अब उसको समझ में आने लगा कि जो लाल गुलाब का कांटा है ना, वो अगर शरीर में लगता है तो दर्द होता है। अब वो किसी भी लाल वस्तु को देखता है तो उसको समझ में आने लगता है कि भाई ये लाल गुलाब का कांटा ही है, और अगर ये मेरे को लग जाएगा तो मेरे को दर्द होगा। तो मतलब वो क्या है कि जो मिलती जुलती परिस्थिति है ना, जो मिलती जुलती परिस्थिति हैं उनमें क्या है, उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा वो पहले कर चुका है। समझे बात को? दूसरा एग्जाम्पल इसने दे रखा है, पावलोव ने घंटी की आवाज़ के स्थान पर सीटी बजाई जो कि घंटी की आवाज़ से मिलती जुलती है, तो इस पर कुत्ते ने वही क्रिया की जो वह घंटी की आवाज़ पर करता था। तो बात तो वही है, मिलती जुलती परिस्थितियों के बीच एक सामान्यीकरण बना लेता है और वही प्रतिक्रिया करता है। कहीं उसको तो लग रहा है ना कि जो घंटी की आवाज़ की जगह पे सीटी की आवाज़ उसको घंटी की आवाज़ जैसी ही सुनाई दे रही, तो वो मिलती जुलती परिस्थितियाँ बन रही हैं, तो मिलती जुलती परिस्थितियों के प्रति वो वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा वह घंटी के लिए कर रहा था, तो वही सीटी के लिए करेगा। कहीं उसको फर्क थोड़ी ना पता चल रहा है। अब क्या है कि वाटसन ने एक प्रयोग किया था किस पर, अब एक अपने बालक पर किया था जिसका नाम था अल्बर्ट। वो कितने साल का था? 11 माह का था। ठीक है। और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि बालक खरगोश से तो डरने लगा तथा साथ साथ रोईदार चीज़ों से भी डरने लगा। देखो, वाटसन ने क्या किया, अब एक प्रयोग किया, किस पे किया था? अल्बर्ट पे किया था। उन्होंने क्या किया कि खरगोश को उस अल्बर्ट के सामने लाया गया और उसके साथ में डरावनी आवाज़ें निकाली गई, बड़ी भयानक भयानक डरावनी आवाज़ें निकाली गई। तो वो उससे क्या हुआ, जो अल्बर्ट था वो उस खरगोश से डरने लगा। अब खरगोश जो होता है ना, वो थोड़ा गुलगुला टाइप का होता है, रुईदार टाइप का होता है। तो उसको वो टच कर रहा था तो उसको डरने तो लगा, लेकिन उसको थोड़ा सा उसको महसूस हो गया ये जो होता है ना खरगोश वो रुईदार होता है, मतलब वैसा गुलगुला टाइप का होता है। अब वो जितनी भी रोईदार चीज़ें होंगी वो उन सारी चीज़ों से डरने लगेगा, क्योंकि वो पहले मिलती जुलती परिस्थितियों के साथ वो वैसा ही व्यवहार तो कर रहा है, क्योंकि उसने खरगोश को देखा। अब खरगोश जैसा ही कुछ भी होगा उसके प्रति वो वैसा ही व्यवहार करेगा। तो उद्दीपक सामान्यीकरण तो समझ में आ गया होगा। अब उद्दीपक विभेदीकरण की बात करते हैं। देखो, उद्दीपक विभेदीकरण, विभेदीकरण मतलब होता है, सीधा सीधा ये समझिए आप, विभेदीकरण मतलब होता है विभेद करना। यानी तुमको क्या है, इन दोनों में क्या करना, अंतर करना। समझ में आ गया? उद्दीपक लक्ष्य है, विभेदीकरण होता है अंतर करना। यानी उद्दीपक में क्या है, उसको जो बच्चा है या जो भी है वो क्या है, कोई व्यक्ति है या बच्चा है, जब भी किसी भी उद्दीपक में अंतर करने लगे तो समझ लेना उद्दीपक विभेदीकरण की बात कर रहा है। ठीक है। तो कुत्ते को इसमें लिखा है, उसको पढ़ते हैं। चलो, कुत्ते को घंटी की आवाज़ पर पुनर्वलित किया गया और सीटी की आवाज़ पर नहीं किया गया, तो कुत्ता धीरे धीरे दोनों उद्दीपकों के बीच विभेद करना सीख गया। देखिए होता क्या है, तो जो कुत्ता था, कुत्ते को जब भोजन लाया गया तो घंटी की आवाज़ बजाई गई, तो कुत्ते को समझ में आ गया कि घंटी की आवाज़ के साथ ही भोजन मिल रहा है, लेकिन सीटी की आवाज़ के साथ में भोजन नहीं दिया गया।
अब एक दो बार तो कुत्ता गलती कर लेगा कि सीटी बजाएंगे और उसके मुंह से लार आ जाएगी, क्योंकि उसको पता नहीं है ना, घंटी और सीटी की आवाज़ को वो एक ही समझ रहा है। लेकिन जब तुम बार बार करोगे ना, तो कुत्ते को समझ में आ जाएगा कि घंटी की आवाज़ अलग है, सीटी की आवाज़ अलग है, और ये लोग हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब वो क्या है, घंटी की आवाज़ में और सीटी की आवाज़ में अंतर करने लगेगा, जिसको हम विभेदीकरण कहते हैं। समझे बात को। अब यहाँ पर टाइम फैक्टर की बात करी गई है। देखिए समय कारक की बात की गई, समय कारक रहा ए। देखिए टाइम फैक्टर है। अब क्या है कि जब दोनों उद्दीपकों के बीच, इसमें लिखा हुआ है दोनों उद्दीपकों के बीच अनुबंधन स्थापित होने के लिए 5 सेकंड से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। कहा कि अगर तुम दोनों उद्दीपकों से मतलब क्या है, दोनों उद्दीपकों से मतलब ये है कि अगर आप घंटी बजा रहे हो तो तुरंत के तुरंत भोजन मिलना चाहिए। अगर तुमने घंटी बजा दी अभी और भोजन मिल रहा है 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद, तो उससे क्या होगा, उससे कुछ फर्क घंटी में और भोजन में कोई संबंध ही स्थापित नहीं हो पाएगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जो काम है ना वो तुरंत के तुरंत होना चाहिए, यानी इतना कम अंतराल होना चाहिए ऐसे लगे ही ना कि टाइम हुआ हो। एट ए टाइम होना चाहिए ये चीज़ें, यानी 1 2 सेकंड 5 सेकंड का अंतर होना चाहिए, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो वो अनुबंधन स्थापित हो जाएगा वहाँ पे, तो कुत्ते को समझ में आ जाएगा घंटी जैसी बजी भोजन मिला, तो उसके मुंह से लार निकलने लगेगी। और जैसे ही उसको समझ में आएगा नहीं घंटी तो अभी बजी है, भोजन तो आधे घंटे बाद आएगा, तो लार कभी निकलेगी ही नहीं, तो वो अनुबंधन वहाँ पे स्थापित हो ही नहीं पाएगा। समझे बात को। अच्छा दूसरी बात यहाँ पे एक काम की चीज़ और बताते हैं हम तुमको, कि यहाँ पे अभ्यास और पुनरावृत्ति दोनों देखिए आप, इन दोनों में अंतर होता है। अभ्यास क्या होता है, किसी भी चीज़ को किसी भी वस्तु को तुम पढ़ रहे हो, तो अगर समझ समझ कर तुम पढ़ रहे हो तो वो तो अभ्यास है। और अगर तुम चीज़ों को रटकर पढ़ रहे हो तो वो क्या है, पुनरावृत्ति है। जैसे पावलोव ने जो जोर दिया है ना, वो किस पे दिया है, पुनरावृत्ति पर दिया है। यानी जो है ना उसमें रटने की बात ज़्यादा की गई है, पुनरावृत्ति कर करके उन्होंने क्या आदत विकसित कर रहे हो तुम, जो आदत विकसित कर रहे हो वो किससे कर रहे हो, पुनरावृत्ति कर करके कर रहे हो। और अभ्यास का मतलब क्या होता है, समझ कर पढ़ना, और पुनरावृत्ति का मतलब होता है रट कर पढ़ना। समझे बात को। अब जो पावलोव का सिद्धांत है, उनका शिक्षा में महत्व क्या है, तो भारी भरकम सारे पॉइंट तुम्हें पढ़ना है पढ़ लेना, लेकिन हम काम काम के बता रहे हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। नंबर 1, तो ये तो सब बात है कि प्राणी तभी सीखता है जब वह है एक्टिव होगा, सतर्क होगा, ठीक है समझ में आती है बात, बट ये कम पूछा जाता है पेपर में। जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये आता है सीधा, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत पूछा जाता है ये श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा तीसरी चीज पूछ जाती है, क्रिया की पुनरावृत्ति की बात किस सिद्धांत में की गई है, क्रिया की पुनरावृत्ति की बात पावलोव के सिद्धांत पर की गई है। नंबर चौथे की बात करते हैं। नंबर चौथा देखिए, नंबर चौथा पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंध स्थापित करने पर बल देता है। क्या कि देखो पुनरावृत्ति कहाँ हो रही थी, घंटी बजी भोजन आया, फिर घंटी बजी फिर भोजन आया, फिर घंटी बजी फिर भोजन आया, फिर घंटी बजी फिर भोजन आया। कुत्ते को समझ में आ गया कि भाई बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, घंटी बजती है भोजन मिलता है। ऐसे ही उसका क्या है, घंटी और भोजन के बीच में एक अनुबंधन स्थापित हो गया। भाषा को सीखने के सिखाने के लिए सिद्धांत उपयोगी, इससे क्या है भाषा को सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। कैसे, जब अनुबंधन स्थापित हो जाएगा छात्र और शिक्षक के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं आपको शिक्षक छात्रों को भाषा सिखा भी देगा और खुद भी सीखेगा छात्रों से, कहीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अनुबंधन संबंध स्थापित हो जाएगा। और तुम जानते हो, आप लोग सब जानते हो ना, बिना अनुबंधन के और बिना संबंध स्थापित हुए किसी भी भाषा को ना तो सीखा जा सकता है ना सिखाया जा सकता है। ठीक है। आदत का निर्माण इसी सिद्धांत पर आदत है, हमने बोला भी है कि बार बार पुनरावृत्ति होगी पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रटकर सीखना। जब आप बार बार उस चीज़ को कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं चीज़ों को क्या है अपनी आदत में डाल रहे हो वो चीज़ को। समझे बात को। ठीक है, इसके बाद आते हैं, हाँ आते हैं इस पर चर्चा करते हैं। यह सिद्धांत 8वें पॉइंट को देखिए, यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। यानी यांत्रिक तरीका से मतलब क्या होता है, यानी सीधा सीधा ये समझ लिए पुनरावृत्ति पर जोर दे रहा है, यानी रटने के सिद्धांत पर जोर दे रहा है। आपको समझने की कुछ ज़रूरत नहीं है, रटने की उस पर जोर दे रहा है, यानी बार बार पुनरावृत्ति यांत्रिक, ये एक ही शब्दावली है, अलग थोड़ी ना है।
मशीनी तरीके से सीखने पर जोर दे रहा है। इसका संबंध यही है। तो समझ में आया आपके? एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं कि उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है, यानी मिलती जुलती परिस्थितियों के प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह पूर्व में अनुभव कर चुका है। लाल गुलाब का कांटा चुभ रहा है उसको, तो अब किसी भी कोई भी लाल गुलाब के लाल वस्तु कोई भी हो, लाल वस्तु को देखेगा, उसको लगेगा ये कांटा ही है और उसको चुभ जाएगा, इसलिए वो डरने लगेगा। ठीक है। अब घंटी बजाई, घंटी की आवाज़ से मिलती जुलती, तो इस कुत्ते ने यही क्रिया की जो घंटी की आवाज़ पर करता था। वही है, मिली जुली परिस्थितियों के प्रति वैसा ही व्यवहार कर रहा है। उद्दीपक विभेदीकरण का मतलब क्या होता है? उद्दीपक अलग अलग होने पर वो क्या करता है? अंतर स्थापित करने लगता है, उनमें अंतर करना स्टार्ट कर देता है, यानी घंटी और सीटी की आवाज़ को वो पहचानने लगता है, उसको ही विभेदीकरण कहते हैं। समय कारक मतलब होता है कि अगर घंटी की आवाज़ बजी है उसके तुरंत ही भोजन मिलना चाहिए, यानी समय कारक है ना, जो टाइम फैक्टर है वो उसमें ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, बहुत कम से कम, तभी जाके अनुबंधन स्थापित हो पाएगा। अभ्यास का मतलब क्या है? समझ कर पढ़ना। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रट कर पढ़ना। ठीक है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें क्रिया की पुनरावृत्ति यानी बार बार करने पर जोर दिया गया है। भाषा सीखने और सिखाने के लिए जरूरी है, अनुबंधन संबंध स्थापित होगा तभी भाषा सीख और सिखा सकते हैं। आदत का निर्माण, पुनरावृत्ति की बात करी गई तो आदत का निर्माण भी होगा। आदत का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है और यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। मशीनी का तरीका है, इसको बोला जाता है, यानी पुनरावृत्ति बार बार करने के सिद्धांत पर जोर देता है। तो ये पावला का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कुछ रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं, वैसे यही चीज़ें पूछी जाती हैं, अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं जो आपको लगता है कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो मैं अगले नेक्स्ट क्लास में इसको से डिस्कशन कर दूंगा। 2 4 5 मिनट की चीज़ें रह गई होंगी अगर आपको लगता है, नहीं तो मैं अपने हिसाब से देख लूँगा और उसको डिस्कशन करा दूंगा। थैंक यू दोस्तों। अब कौन सा सिद्धांत डिस्कशन कराना है, या तो मैं अपने हिसाब से चलता रहूँगा, या आप लोग बता दीजिए मेरे को कौन सा सिद्धांत डिस्कशन कराना है कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसको अगले सिद्धांत को लेके आ जाऊँगा, और बाकी एक एक करके तो मैं सारे सिद्धांत वैसे भी कराऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, अच्छे से रहिए और खुश रहिए।